This, ladies and gentlemen, is yet another sub-4-meter compact SUV from the house of Kia, the Kia Syros. इसका फर्स्ट लुक वीडियो आप देख चुके हो, बट इसमें हम बात करेंगे कि ये सोनेट के कंपैरिजन में कितनी अलग है और बाकी जो गाड़ियां 4 मीटर से छोटी आती है उनसे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो किन चीजों में ये बेहतर है, किन में नहीं है और इसका कोई सेंस भी बनता है या नहीं बनता है, उन सब चीजों की बात करेंगे। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी किया सिरोस होगी। So the first things first, the platform. Kia Syros Hyundai ग्रुप के K1 आर्किटेक्चर पे बनी है, जिस पर ग्रैंड आई, नियोस, ऑरा और एक्स्ट्रा जैसी कार्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पर Kia Syros के लिए इस प्लेटफॉर्म को हेवीली मॉडिफाई किया गया है, जिससे कि इसे ओवरऑल सेफर बनाया जा सके। नाउ Kia इज ऑल्सो एमिंग एट अ फुल 5-स्टार रेटिंग, पर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड Kia का डिसअपॉइंटिंग ही रहा है। तो रीइंफोर्समेंट्स या मटेरियल में चेंजेस करने से क्रैश वर्दीनेस पे कितना असर पड़ेगा वो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा। प्लेटफॉर्म में मेजर चेंजेस का एक और रीजन ये भी है कि इस प्लेटफॉर्म को डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स और ईवीज के लिए भी फ्लेक्सिबल बनाया गया है। साथ में ADAS लेवल 2 फीचर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म अब रेडी है। इसी प्लेटफॉर्म पे हमें नेक्स्ट जनरेशन सोनेट और किया की अपकमिंग सिरोस बेस्ड ईवी देखने को मिलेगी। डिमेंशनली सिरोस भी बाकी सब 4 मीटर कार्स की जितनी ही लंबी है, थैंक्स टू अ वियर्ड टैक्सेशन लॉस फॉर कार्स बिलो सब 4 मीटर्स इन लेंथ एंड कार्स अबव दैट। सिरोस की लंबाई 3995 mm है। विड्थ ऑन पेपर सेल्टॉस से 5 मिलीमीटर ज्यादा है, बट 5 mm ना के बराबर का फर्क होता है। उस हिसाब से XUV 3XO इज वाइडर देन सेल्टॉस एंड मेनी मिड साइज SUVs। बट उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3XO में पिछली सीट पे 3 लोग इजीली बैठ जाएंगे कंपेयर टू सेल्टॉस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा एंड लाइक्स। व्हील बेस के मामले में भी ऑन पेपर XUV 3XO सिरोस से 50 मिलीमीटर ज्यादा है। 50 मिलीमीटर का मतलब है अराउंड 2 इंचेस। अगेन नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। असली बात यह है कि कैबिन में लोग कितने कंफर्ट से बैठ सकते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर के आसपास है और हाइट के मामले में सिरोस और ब्रेजा ऑलमोस्ट बराबर है। सिरोस एक टॉल बॉय बॉक्सी डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, जिससे कि अंदर स्पेस को मैक्सिमाइज किया जा सके। एक कंसर्न जो काफी लोगों ने उठाया है कि हेडलाइट्स और टेल लाइट्स की पोजीशनिंग एकदम कॉर्नर पे है, तो क्या माइनर टचेस से भी बड़ा नुकसान हो सकता है? ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कि वो रिस्क तो रहेगा। हो सकता है कि बाद में कोई एक्सेसरी ऑफर कर दे जिससे कि थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाए, पर ऐसा नहीं है कि हेडलैम्प और टेल लैंप्स की एक्सट्रीम एंड पे पोजीशनिंग हमने पहली बार देखी है। इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स की ही बात करोगे तो महिंद्रा की XEV9e और BE6 में भी आपको काफी कुछ सेम लगेगा। एनीवे, एक्सटीरियर डिजाइन चाहे आपको पसंद आए या ना आए, पर आप इसका कैबिन देखकर डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे। और शॉक आप इसलिए होंगे क्योंकि कौन 2550 mm में इतनी जगह दे देता है कि आप चाहे 5 फुट के हो या फिर आप 6.5 फुट के हो, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। नॉट जस्ट रीच, इनफैक्ट लेट मी शो यू। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऑलमोस्ट 10 से 12 लेवल, मतलब मल्टीपल टीथ्स दिए गए हैं, जिससे कि आप इसको ऑलमोस्ट रिक्लाइन कर सकते हो। एंड नाउ लुक एट इट। तो आप लंबे भी होंगे तो आप आराम से बैठ सकते हो, जबकि ये वाली जो सीट है वो अच्छे खासे लंबे आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद भी मेरे पास जगह देख रहे हो आप, थाई सपोर्ट तो है ही है, नी रूम, लिटरली बच्चा खड़ा कर दो, वैसे करना नहीं है आपको, बट ऑनेस्टली बहुत ज्यादा स्पेस आपको दिया गया है। सो या दिस मेक्स इट वेरी वेरी डिफरेंट, जो कि जनरली हम जो मिड साइज SUVs होती हैं, मिड साइज कॉम्पैक्ट SUVs होती हैं, उनमें भी नहीं देखते हैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की। जब अब बात आती है नहीं यूज करना है आपको, तो आप इसको फोल्ड कर सकते हो, 60-40 का स्प्लिट मिल जाएगा और 465 लीटर का सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट भी मिलेगा। पर वो कब मिलेगा? जब आप इसको एकदम आगे कर लोगे और इसको एकदम सीधे की तरफ खड़ा कर लोगे, तो आपको 465 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके अलावा ऐसे फीचर्स, रियर पैसेंजर्स के लिए सनशेड आपको दिया गया है, जो कि आपको बहुत कम गाड़ियों में मिलता है। वेंटिलेटेड सीट पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी, जो कि आपको बहुत कम गाड़ियों में मिलता है, इसमें मिलता है। हालांकि सिर्फ ये जो नीचे वाला पार्ट है ना वेंटिलेशन का, वो काम करेगा। हालांकि फ्रंट जो सीट है, कंप्लीट जो आपको वेंटिलेशन चाहिए होता है, वो आपको मिल जाता है। AC वेंट्स ऑफ कोर्स सोनेट में भी मिलते हैं,
बट पॉइंट ये जो क्वालिटी लेवल्स जो इन्होंने अचीव किए हैं, प्लास्टिक कहीं पर भी बटन्स हों, हर जगह जो प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है, दैट इज डन रियली रियली वेल। दो टाइप सी आपको दिए गए हैं, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी फास्ट आपको टाइप सी दिए गए, आई थिंक 25 वॉट ये सपोर्ट करता है, और यहाँ पे चाहो तो अपना फ़ोन रख सकते हो। हालांकि देखते हैं चप्पल प्रो मैक्स जैसा फ़ोन जो है वो यहाँ पे इजीली आता है या नहीं आता है। आई थिंक आधा है और आधा लटक रहा है, तो थोड़ा और डीप होता तो मज़ा आ जाता। यहाँ पे कुछ कई अरेंजमेंट्स होते हैं कि आपका फ़ोन जो है होल्ड करके रखेगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, बट टाइप सी आपको नॉनदलेस दिए गए हैं। ऑल्सो आप देख रहे हो जो हम्प भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बच्चा बैठेगा तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। हालांकि बच्चा ही बैठाइए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अडल्ट्स जो हैं वो साइड में ही बैठ सकते हैं, तो 4 अडल्ट और एक बच्चा बैठ जाएगा। 5 अडल्ट बैठेंगे देन इट विल बी अ स्लाइटली स्क्वीज, क्योंकि जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट सोनेट के बराबर है। उसके अलावा क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव डन वन थिंग एंड दैट इज दिस, हार्मन कार्डन के स्पीकर दे दिए हैं भैया। इन्होंने भी फाइनली बोल दिया कि अगर जनता को हार्मन कार्डन समझ में आ रहा है तो हम हार्मन कार्डन दे देंगे। जहां पर सोनेट में आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पे हार्मन कार्डन ट्यून्ड है, एंड आई थिंक दिस साउंड रियली नाइस। पीछे वाली सीट का हाल आपने जान लिया है, अब आगे वाली सीट का जान लीजिए। और आगे वाली सीट जो है उनमें भी वेंटिलेशन मिलता है, जैसे कि मैंने बोला कि प्रॉपर वेंटिलेशन इन वाली सीट्स के अंदर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं डेडिकेटेड। ऑल्सो वन टच अप एंड डाउन फॉर ऑल द पैसेंजर्स। पावर विंडो सब देते होंगे, बट वन टच डाउन, one touch up, not just for the driver, even for the rear passengers and the co-driver। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील जो है उसका डिजाइन भी कंप्लीटली अलग नजर आ रहा है, हमने सोनेट में नहीं देखा है। ऑल्सो बटन्स की क्वालिटी यहाँ पर भी देखोगे, दे आर डन रियली वेल। सिर्फ एक जो बटन है ये वॉइस कमांड वाला, वो कभी कभी मेरे हाथ पे टच होता है। इनफैक्ट ये जो कॉर्नर से फिनिश किया गया है वो थोड़ा सा ऐसा रगड़ खाता है आपके थंब पे, तो वो कभी कभी उसकी वजह से वॉइस कमांड जो है आपका ऑन हो जाता है। इसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड यहीं पे दे दिए गए हैं। 3 ड्राइव मोड्स है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, और ट्रैक्शन मोड है स्नो, मड एंड सैंड। जो नई बात है वो है 12.3 इंच की स्क्रीन, 12.3 इंच की आपकी ड्राइवर्स डिस्प्ले है, और एक छोटू 5 इंच की स्क्रीन दी गई है जिसे आप एसी को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ टचेस, बट अच्छी बात यह है टच के साथ साथ आपको डेडिकेटेड बटन्स भी दिए गए हैं। एसी वेंट्स के कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, फैन स्पीड कौन से मोड में चलाना है वो आप कर सकते हो, ऑटो, ये सब बटन्स आपको दिए गए हैं। अगेन द क्वालिटी लुक्स रियली रियली नाइस। इन द एसी वेंट्स की भी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छे से फिनिश किया गया है, और जो कलर कॉम्बिनेशन भी यूज किए हैं, ग्रे है, बेज कलर है, फिनिशिंग लेवल्स आर फैंटास्टिक। सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप जहाँ पे हाथ रखते हो वहाँ पे आपको दिए गए हैं, और सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए नहीं, रियर पैसेंजर्स के लिए भी दिए गए हैं। सो वेयर एवर यू टच, आपका लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील से लेकर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, सब जगह आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स दिए गए हैं। दैट क्लियरली स्क्रीम्स की बॉस प्रीमियमनेस पे इन्होंने फोकस किया है। बटन्स भी वेल कंसील्ड लगते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं लगती है। प्लास्टिक क्वालिटी ऑफ द डैशबोर्ड इटसेल्फ, फिनिशिंग लेवल्स बहुत अच्छे हैं। हालांकि जो ग्लॉसी है इसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स हम सारी गाड़ियों में देखते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी आपको नजर आता है। फिर 2 टाइप सी के फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स आपको दिए गए हैं, और एक जो टाइप सी है वो बाय द वे डबल अप हो जाती है। अगर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायर से कनेक्ट करना है और साथ में चार्ज भी करना है तो वो कर सकते हो। वो नहीं यूज करना है तो एक बार और टैप कीजिए और सिंपली चार्जिंग आपके लिए काम आ जाएगी। और फिर एक और टाइप सी इंक्लूजन दिया है, 12V का 180 वॉट का आपको पावर सॉकेट दिया गया, और इसका भी जो बटन है, मतलब देख रहे हो कितने अच्छे से फिनिश किया गया है। ये बंद, ये चालू, बहुत अच्छा फीडबैक है। तो क्वालिटी के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वायरलेस चार्जर आपको दे दिया गया है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आपको दे दिया गया है। तो कहने का मतलब फीचर्स तो आप बस गिनते रहिए, इतने सारे फीचर्स आपको यहां पे दे दिए गए हैं। ऑल्सो इंडियंस का फेवरेट सनरूफ दिया गया है, और छोटा सनरूफ नहीं है भाई साहब, पैनोरामिक सनरूफ है, एकदम ऑलमोस्ट पूरी रूफ को कवर कर लेता है ये। तो अगर आपके 4 बच्चे भी हैं तो चारों को एक साथ सुखा सकते हो, वैसे सुखाना नहीं होता है। और सनरूफ की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कैबिन के अंदर, जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर भी फील होता है। एंड यू हैव 360 डिग्री कैमरा, जो कि सेगमेंट में और भी गाड़ियां आपको ऑफर करती है, बट द क्वालिटी ऑफ दिस वन इज जस्ट फिनोमिनल। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, किसी भी एंगल से आपको देखना हो बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पे नजर आती है। ऑल्सो आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, नॉर्मल कप होल्डर्स नहीं है, आप इसको पुश करेंगे
तो प्रॉपर जो आपकी बॉटल का साइज़ है या जो आपकी ड्रिंक का साइज़ है उसके हिसाब से ये बन जाता है। 1 लीटर की बॉटल ईज़िली फिट हो जाएगी, जिससे कि हिलेगी डुलेगी नहीं। नाउ दिस इज समथिंग जो यूजुअली आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव गाड़ियों में देखते हो, बट दे हैव डन इट रियली रियली वेल। और आपको सेंटर आर्मरेस्ट जो दिया गया, आई विश थोड़ा सा एक्सटेंड हो पाता, थोड़ा बेटर हो पाता। सीट वगैरह सब कुछ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ड्राइवर सीट आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। आगे पीछे हो जाती है, रिक्लाइन हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो रिक्लाइन हो जा रही है। हालांकि थोड़ा सा और मेहनत करते तो पूरी ही इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको दे देते, मतलब वो 8 वे एटलीस्ट आपको दे देते। क्योंकि अगर आपको हाइट को एडजस्ट करना है ना, तो फिर आपको वही पुराना तरीका, आपका लीवर का काम लीजिए। बहुत नीचे चली जाती है बॉस, काफ़ी नीचे चली गई है। ये कितना नीचे, हाँ। तो आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट आई विश पूरा का पूरा ही इलेक्ट्रिकली ये हो जाता। ये हमने सोनेट में भी देखा है, वेन्यू में भी देखा है, वो सेम जो चीज़ है वो यहाँ पे भी आपको दे दी गई है। अब देखिए, रेयर पैसेंजर्स के लिए सन ब्लाइंड्स दे दिए हैं, तो अगर सेठ जी पीछे बैठे हैं तो अच्छी बात है, बट ये सेठ जी वाली गाड़ी नहीं है, आप इसको चलाओगे भी। तो आगे वालों के लिए क्या किया है इन्होंने, आगे वालों के लिए सबसे पहले आपको ये दे दिया गया है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। तो किसी भी एंगल से धूप आ रही हो तो आप अपने आप को बचा सकते हो। एक और चीज़ एंगल से याद आई मुझे, वो है ये देख रहे हो, ये एक एरिया निकाला गया है जिससे कि अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा हो 360 डिग्री कैमरा के बाद भी, तो भी आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब विद दैट। ओवरऑल जो फील है ना गाड़ी की, मतलब काफ़ी स्पेशियस फील इस वजह से भी आ रही है क्योंकि बड़े विंडोज़ हैं, बड़ी विंडस्क्रीन है, हर जगह पे आपको, और फिर कलर कॉम्बिनेशन भी वैसे यूज़ किए गए हैं जिससे कि स्पेशियसनेस वाली फीलिंग जो है वो भी आ रही है। स्पेस तो निकाला ही इन्होंने, बट स्पेशियसनेस वाली फीलिंग को और एनहांस करने के लिए ये सब अरेंजमेंट्स किए गए हैं। Alright, ladies and gentlemen, now let's talk about the performance bit of it, क्योंकि एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में भी मैंने आपको जो मुझे सही लगा, जो नहीं लगा वो बता दिया है मैंने आपको। बट अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। क्या ये बहुत डिफरेंट है सोनेट और वेन्यू से? काफ़ी स्टेबल ये गाड़ी लग रही है। इनफैक्ट अगर आप किया और ह्यूंडई को कंपेयर करो, सारी गाड़ियाँ, चाहे आप सेल्टॉस को क्रेटा से कंपेयर कर लीजिए, आप वेन्यू को सोनेट से कंपेयर कर लीजिए, जितनी भी गाड़ियाँ जो सेम प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, सेम इंजन सेम पावर ट्रेन पे बनाते हैं, एक फ़र्क जो नज़र आता है वो ये है कि किया की गाड़ियाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल मुझे लगती है, क्योंकि सस्पेंशन की ट्यूनिंग जो है वो उस हिसाब की है कि आपको चिपक के आपको चलेगी गाड़ी। ऑल्सो प्लेटफॉर्म चेंजेस की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप हायर स्पीड्स भी कर रहे हो, आई एम फाइंडिंग इट स्लाइटली बेटर देन द सोनेट इन दैट सेंस कि आपको ज़्यादा रोबस्टनेस वाली फीलिंग आ रही है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अगर हाई स्पीड्स भी लगातार पूरे दिन भी करोगे, हाई स्पीड्स का मतलब जैसे भी एक्सप्रेस वे पे हूँ मैं तो 120 के आसपास आप जा सकते हो, और उतनी ही आपको करनी है, उससे ज़्यादा आपको करनी भी नहीं है। बट अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड पूरा दिन करोगे सोनेट में और इसमें, तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इन द सेंस कि आपको क्विक लेन चेंजेस कर रहे हो या फिर आपको क्विक ओवरटेक्स करने हो, तो जो स्टीयरिंग के अंदर वेट है ना वो एकदम परफेक्ट होगा। देखिए, मैंने स्टीयरिंग वेट के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है, कई बार आजकल एडास लेवल 2 वाले फीचर्स क्योंकि इस गाड़ी में भी आते हैं, जिन भी गाड़ियों में एडास लेवल 2 फीचर्स आते हैं उनके अंदर हमने एक चीज़ नोटिस की है, क्योंकि लेन कीपर से स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसा लगता है कि वो स्टीयरिंग को अननेसेसरी एक वो वेट देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने डिसेबल कर दिया सब कुछ और उसके बाद में बात कर रहा हूँ। क्योंकि सोनेट के अंदर एडास लेवल 2 नहीं आता, लेवल 1 आता है, यहाँ पे लेवल 2 आता है, उसको डिसेबल कर दिया है। बट उसके बाद भी जब आप स्टीयरिंग टू स्टीयरिंग बात करोगे, डायनामिक्स की बात करोगे, आई थिंक दिस इज स्लाइटली बेटर इन दैट सेंस। जैसे कि मैं अगर क्विक लेन चेंज करता हूँ, फास्ट लेन में अगर मैं आता हूँ, दिस फील्स रॉक सॉलिड टू बी ऑनेस्ट। इंजन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, इट्स द सेम GDI इंजन जो कि आपको सोनेट में भी मिलता है, बट सोनेट में वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में बिकता नहीं है। सोनेट का मोस्टली या तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन बिकता है 1.2 वाला, या फिर डीजल बिकता है। इसके अंदर भी डीजल आता है, इसके बाद में चलाएंगे, बट अभी जो मैं चला रहा हूँ वो GDI इंजन है। आई थिंक ये TGDI इसको बोलते हैं, और इसके साथ में ये लोग अपना डुअल क्लच ट्रांसमिशन देते हैं, DCT। नाउ DCT इसके स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो अब इस सेगमेंट में आई थिंक एक वेन्यू बची है, सोनेट बची है और एक ये बची है। आई थिंक कोरियंस ही बचे हैं जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपको ऑफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत क्विक है, अगर अभी मैं एक बार थोड़ा सा थोड़ी स्लो लेन में आता हूँ, गाड़ी की स्पीड स्लो करता हूँ मैं, आई विल बी अबाउट 90 हूँ मैं, और मेरे को मान लीजिए कि स्पीड अप करनी है, आई एम गोइंग टू थ्रॉटल, आई एम फ्लोरिंग इट।
उतना क्विक फील नहीं होता है ये, कि जब गियर डाउन करने होते हैं तो उतना क्विक फील नहीं होता है। इनिशियल जो शिकायतें थी कि ट्रांसमिशन हीट वार्निंग आ रही है और ये सारी चीज़ें आ रही है, वो चीज़ें इन्होंने जब सेल्टॉस में इनिशियली आया था तब बहुत दिक्कतें थी, वो इन्होंने ठीक किया। कहने का मतलब डाइल्यूट किया थोड़ा सा, परफॉर्मेंस को थोड़ा कम किया। और वैसे भी अगर आपको मास मार्केट में खेलना है तो पीपल विल ऑलवेज प्रेफर अ रिलायबल कार इंस्टेड ऑफ अ कार जो एंथुजियास्ट्स के हिसाब से बनी हुई है, क्योंकि एंथुजियास्ट जो बंदा है उसको वो क्विक शिफ्ट्स पसंद आ सकते हैं। जो बंदा मास सेगमेंट वाली गाड़ी में जा रहा है उसको रिलायबिलिटी चाहिए, और रिलायबिलिटी के मामले में जैसे मैंने बोला कि जो सबसे पहले सेल्टॉस आई थी उसमें ट्रांसमिशन हीटिंग इश्यूज आए थे, वो इन्होंने थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया है और इसे ज़्यादा रिलायबल बनाया है। इंजन, यस इट्स एन इन्वॉल्विंग इंजन, अच्छी खासी आपको टॉर्क देता है, अच्छी खासी आपको पावर देता है। ये सेम इंजन हमने सोनेट में भी देखा है और सेम स्टेट ऑफ ट्यून में भी है ये। ऐसा नहीं है कि ट्यूनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, इट इज़ इन द सेम स्टेट ऑफ ट्यून। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, देखिए मैं माइलेज रन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि माइलेज रन के लिए मुझे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलानी है, मुझे इसका डीजल भी चलाना है। तो मैं अभी एक्सप्रेस वे पे हूँ और एक्सप्रेस वे पे आई एम डूइंग अबाउट 110 प्लस की स्पीड ही कर रहा हूँ, और मैंने वापस से रीसेट किया है। और जब हम आ रहे थे तो 75 किलोमीटर के आसपास हमने चलाया था और करीब 13-14 इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा रहा था। अभी लगातार 110 प्लस चल रही है, 12.1 की फ्यूल एफिशिएंसी मुझे दिखा रहा है, विच इज अगेन मोर देन द स्कोडा काइलैक। काइलैक के अंदर हाईवे के अंदर भी माइलेज निकालना इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल, स्पेशली इफ यू आर डूइंग 110 प्लस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एरर भी निकाल दूं, जैसे कि अभी अगर ये 110 प्लस में 12.2 दिखा रहा है, मैं 10% का एरर मान के चलता हूं तो लगभग 11.5 के आसपास मुझे दिखा रहा है, जबकि मैं क्लोज टू 120 ऑल द टाइम चला रहा हूं, बिकॉज ये हाईवे मुझे वो परमिट कर रहा है। ओवरऑल विजिबिलिटी जो है दिस इज बेटर देन द सोनेट फॉर श्योर, जैसे कि मैं सोनेट से भी कंपैरिजन साथ साथ कर रहा हूँ। सोनेट क्योंकि थोड़ा सा इस हिसाब का डिजाइन है कि वो एजी है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ऑलरेडी बड़े ग्लास एरियाज है, बड़ी विंड स्क्रीन है, बोनेट आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो जिन लोगों को वो चाहिए कि बोनेट नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहे नहीं हो रहे, दिस यू विल फाइंड बेटर इवन देन द सोनेट एंड द वेन्यू। अब खराब रास्तों पे कैसी है, अगर मैं खराब रास्ते पे इसको लेकर जा पाया, बहुत ही कम देर के लिए जा पाया, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट जैसे कि मैंने बोला, सस्पेंशंस कंपैरेटिवली थोड़े से स्टिफर हैं, तो अगर आप शायद इसका, और इस गाड़ी के साथ में 17 इंच व्हील्स आते हैं, अगर आप 16 इंच के साथ में जाओगे तो शायद राइड क्वालिटी उसकी थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेटर होगी, बट 17 इंच के हिसाब से थोड़े से स्टिफन्ड अप सस्पेंशन है, स्टेबिलिटी को ज़्यादा फेवर करते हैं ये। और अगर खराब रास्ते पे जाओगे तो यू विल फील बड़े गड्ढे अगर आओगे। अब देखिए ये क्या है, आई थिंक इस तरफ से ना अननेसेसरी ये बटन दब रहा है वॉइस कमांड वाला, जबकि मैं दबा नहीं रहा हूँ इंटेंशनली, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। ये नहीं होना चाहिए था। मैं सिंपली स्टीयरिंग को पकड़ के बैठा हूँ और ये खुद ही ऑन कर देता है इसको। तो ये इंट्रूड कर रहा है मेरे थम्स में, हल्का सा बाहर भी निकल रहा है ये, तो हल्का सा स्क्रैची फील हो रहा है, स्पेशली जो बटन है हल्का सा उठा हुआ नजर आ रहा है, और यहीं से इसकी वजह से वो बार बार इसका जो वॉइस कमांड वाला जो फीचर है वो ऑन हो जाता है। तो अगर आप 100 के आसपास की स्पीड्स कर रहे हो तो लगभग आपको 2200 आरपीएम के आसपास की रेंज में ये रखने की कोशिश करता है। स्पोर्ट मोड में थ्रॉटल थोड़ा सा बेटर होता है, बट उससे स्टीयरिंग में वेट या कुछ और सस्पेंशन वाइज वो सिर्फ थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स जो होती हैं उनके अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो ये कहानी है इस पर्टिकुलर पेट्रोल डीसीटी की। इफ़ यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ कंफर्ट, अगर आप हाईवे रन कर रहे हो तो आई थिंक आपके लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी साबित हो सकती है। बट अगर आप माइलेज आपका कंसर्न है देन यू शुड बाय द डीजल। तो भैया आप चलाना शुरू करते हैं डीजल, मेरा फेवरेट पावर ट्रेन। डीजल और मैनुअल के साथ में वो तो मज़ा ही आ जाता है, हालांकि मैनुअल हमें आज चलाने को मिलेगा नहीं। अच्छी बात ये है कि वो जो IMT का टंटा था उसको इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है, प्रॉपर मैनुअल लीजिए। हालांकि जैसे कि मैंने बोला कि मुझे चलाने को नहीं मिल रहा है, दुर्भाग्यवश मुझे मिल रहा है ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक भी जो है, मतलब ये जो मेल मिलाप है 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ में 6 स्पीड का जो इनका ऑटोमेटिक है, इट वर्क्स फ्लॉलेसली और इतना रिलायबल भी है। हमने क्रेटा में देखा है, सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने वेन्यू में देखा है, सोनेट में देखा है, सेल्टॉस में देखा है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। इनफैक्ट पावर आउटपुट फिगर्स भी जो है वो मोर देन इनफ है, और स्पेशली एक गाड़ी जो 4 मीटर से छोटी है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स हैं। 114 bhp और 250 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। टॉर्क की अवेलेबिलिटी बहुत ही नीचे आपको मिलने लग जाती है।
और एम्पल आपको टॉर्क मिलता है। स्पेशली लाइक ए सेट सफोमीटर के साथ में तो एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस वाली बात हो जाती है। और यहाँ पर भी आपको ड्राइव मोड जो है डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिसके अंदर अगेन स्पोर्ट हो गया, इको हो गया, नॉर्मल हो गया, और वही ट्रैक्शन मोड्स भी आपको मिलते हैं। बट ट्रैक्शन मोड्स क्या है, थोड़े गिमिकी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको साइड में कर देते हैं एक बार को। ट्रैक्शन मोड से हल्का फुल्का ये चीज़ होती है कि आपका इंजन जो है वो कहाँ पे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा ट्रैक्शन देने की कोशिश कर रहा है, मतलब ज़्यादा टॉर्क देने की कोशिश कर रहा है स्नो कंडीशंस के हिसाब से या मड कंडीशन के हिसाब से, उस चीज़ का वो ध्यान रखता है। बट ज़्यादातर लोग इस गाड़ी को लेकर स्नो में तो जाएंगे नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए आपको। कोई जिमनी इमनी जैसी गाड़ी ले जाओ, कोई ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी ले जाओ, ये वाली गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव ही आपको मिलती है। बट ये इंजन और गियर बॉक्स जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट जो हैं वो इनफैक्ट मुझे इनके डुअल क्लच ट्रांसमिशन से थोड़े से बेटर लगते हैं, मतलब ये प्रेडिक्टेबल हैं। DCT के साथ में समटाइम्स दे शिफ्ट क्विकली, समटाइम्स दे डोंट। विद द ऑटोमेटिक एंड दैट टू अ टॉर्क कन्वर्टर, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो प्रेडिक्टेबल लेवल का है। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं चाहिए, आपको और ज़्यादा क्विक चाहिए, तो पेडल शिफ्टर्स आपको इस डीजल के साथ में भी दिए जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो आप डीजल के साथ में मज़े लीजिए, और ये थोड़ी सी आवाज़ जो है वो आपको आएगी ऑफकोर्स। इनफैक्ट एक चीज़ जो शायद मैंने पेट्रोल का जब मैं चला था मैंने मेंशन करना भूल गया, विंड नॉइज़ जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं से क्रीप इन हो रही है, जबकि फिट एंड फिनिश लेवल्स वैसे सही लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से आवाज़ जो है विंड की वो आ रही है। स्पेशली अगर आप एक्सप्रेस वे जैसी जगह पे हो जहाँ पे 80-100 भी कर रहे हो, तो लगातार विंड की नॉइज़ आपको फील होती रहती है कि हाँ अंदर भी क्रीप इन हो रही है, तो वो चीज़ थोड़ी सी बेटर हो जाती है। हालांकि इनका जो डीजल इंजन अगर आप बाहर से भी सुनोगे तो आप एक बार किसी और ब्रांड का डीजल इंजन सुन के देखिएगा और फिर इनका सुन के देखिएगा, आपको क्लियरली रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना स्मूथ, कितना मक्खन तरीके से ये काम करता है। बहुत ही स्मूथ इंजन है ये। बाकी एक चीज़ जो मैं आई थिंक पेट्रोल में भी बोल चुका हूँ, नहीं बोला तो वापस से रीटरेट कर देता हूँ, इसका जो सस्पेंशन है ना वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है। ऐसा नहीं कि सोनेट का काफ़ी सॉफ्ट है, पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, बट लग रहा है मुझे। प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द वेट और डिफरेंट टायर्स और व्हाटएवर इट इज़। ऑल्सो एक और चीज़, जो सस्पेंशन ट्रैवल है ना, मतलब स्पेशली जो व्हील आर्च और टायर के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है। तो अगर हम प्रॉपर 5 लोग बैठ के अगर जाएंगे तो क्या और ज़्यादा दिक्कत होगी, ये देखने वाली बात होगी। ये जब हम को थोड़े से लंबे टाइम के लिए गाड़ी मिलेगी, जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा कर चला पाएंगे, तब इसके बारे में कमेंट करेंगे। बट मुझे लगता है कि हो सकता है वहाँ पे दिक्कत हो, क्योंकि वो गैप मेरे को नज़र आ ही नहीं रहा है। वो ऑफकोर्स डीजल है, DEF वाला जो फिल्टर है वो इन्होंने लगाया है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली गैप कम हो गया पीछे की साइड में, तो फिर आगे वाला भी प्रोपोर्शन में करने के लिए इन्होंने किया होगा। बट वो 5 लोग बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, वो देखने वाली बात होगी। उसके अलावा मोर और लेस सेम तरीके से काम करता है। ब्रेक्स आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। ADAS भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। एक दिक्कत जो Hyundai की गाड़ियों में है, टायर प्रेशर कम हो या ना हो, बड़ा इनकन्सिस्टेंट है इनका। अभी भी मेरे को ब्लिंक करके दिखा रहा है कि लो टायर प्रेशर आगे वाले टायर्स का, जबकि टायर प्रेशर में कोई ख़राबी है नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो TPMS वाली जो एरर्स है ना, ये पूरे कोरियंस को, Hyundai और किया को मिला के सॉर्ट करने की ज़रूरत है, जो कि थोड़ी सी लाइफ को हमारी आसान कर देगा। कि कई बार आपको लगता है कि यार सच में कम हो गई है क्या, चेक कराने जाते हो तो बोलते हैं भैया एकदम एयर प्रेशर एकदम परफेक्ट है, तो वो चीज़ है। तो जब मैंने पेट्रोल चलाई, पेट्रोल में मुझे स्टीयरिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही थी, यहाँ पे कंपैरेटिवली अलग लग रही है। अब वो डीजल के साथ में ही मुझे अलग से लग रहा है। पेट्रोल मैंने 2 चला के देख लिया, दोनों में एकदम सही लग रहा था, डीजल के साथ में पता नहीं क्यों अलग सी फीलिंग आ रही है। तो ये कहानी है ओवरऑल। बाकी तो क्या है, बाकी देखिए फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए तो ये डीजल इंजन ले आइए, आप सुखी रहोगे। आप हाईवे पे आप आराम से, अगर बहुत आराम से चलाते हो, 100 के आसपास चलाते हो अगर आप, तो आपको आराम से ये 20-21 की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल देगी। आप बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट आदमी हो और भी ज़्यादा आराम से चलाते हो, मेरे पापा के जैसे हो, तो फिर आप 25-26 टाइप की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाओगे। 25-26 kmpl इज़ फिनोमिनल टू बी ऑनेस्ट, और इस इंजन के साथ में निकाली जा सकती है। बट ओवरऑल आई थिंक डीजल इंजन
अगर आप लंबा चलते हो तो ले लो, पर अगर आपको ज़्यादा बेहतर कंट्रोल चाहिए समहाउ, पता नहीं क्यों डीजल के साथ में वो स्टीयरिंग उतनी अच्छी फील नहीं हो रही है जो पेट्रोल के साथ में फील हो रही थी 100 पर भी। तो अगर आपको वो थोड़ा सा इन्वॉल्विंग चीज़ चाहिए, ज़्यादा इंजॉयबल चीज़ चाहिए, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप पेट्रोल ले लीजिए और उसकी माइलेज की मार आप खा लीजिए। अगर आप माइलेज है, बहुत लंबा चलते हो, बहुत लंबे किलोमीटर चलते हो, तो डीजल ले आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Alright, that's it people in this video. This is the Kia Syros. ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। एक्चुअली ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी कमियां रह जाती थी पहले कोरियंस की, वो काफ़ी इंप्रूव की हैं। क्वालिटी लेवल्स ऑलरेडी ये लोग बेंचमार्क थे, बट विद दिस वन सभी 4 मीटर से छोटी गाड़ियां आप चेक करके आ जाइए, उसके बाद इसको चेक कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा क्यों इसका इंटीरियर सेगमेंट में ही नहीं, इनफैक्ट इससे ऊपर की कई गाड़ियों से बेटर है। प्राइसिंग अभी तक नहीं पता है हमें, आई होप इसको थोड़ा सा अच्छे से प्राइस कर दें, बट क्योंकि TGDI आने वाला है तो मुझे लगता है 9.5 लाख के आसपास स्टार्ट होगा। टॉप एंड वेरिएंट लगभग 15 साढ़े 15 लाख के आसपास जाएगा। बट अगर आप टॉप एंड ना भी जा रहे हो तो भी बेस वेरिएंट में काफ़ी कुछ फीचर्स मिलते हैं और मिड वेरिएंट जो होगा एकदम परफेक्ट होगा आपके लिए। अगर आप ज़्यादा चलाते हो तो फिर आपको डीजल के साथ में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।